Hello and welcome to the 15th lecture of your spoken English classes. This is your tutor of English, Tanya. And the topic for today's lecture, today's class is voice. Voice, क्या होता है voice? So basically voice का हम basic dictionary meaning निकाले तो आवाज, लेकिन English grammar में, spoken English में voice is basically जिस form में, जिस sentence को हम pronounce करते हैं, जिस चीज पे हमने ज्यादा फोकस करना होता है उस चीज को पहले रखेंगे, दूसरी चीज को बाद में रखेंगे। यानी कि सेंटेंस को बोलने के तरीके को, कि हमने जिस चीज पर ज्यादा प्रेशराइज करना है, जिस चीज को ज्यादा हमने एक्नॉलेज करना है, उसको हम कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कर सकते हैं। मेनली एक बार हमने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है तो हम सब्जेक्ट पे ज्यादा करेंगे, ऑब्जेक्ट पे करना है, वर्ब पे करना है। यानी कि इनमें से जिस भी चीज पर हमने ज्यादा फोकस करना है, लाइक कोई भी ऐसे हमने सेंटेंस ले लिया कि ही इज राइटिंग द बुक, ठीक है। अब मैं नॉर्मल अगर एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बोल दूंगी ही इज राइटिंग द बुक, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे बुक के बारे में बोलना है तो आई वुड से बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। तो मैं बुक के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पर मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रही थी, यानी कि राइटर के बारे में बात कर रही थी, तो डूअर ऑफ द वर्ब है उसके बारे में बात कर रही थी। तो जब हमने इस स्ट्रेस को चेंज करना होता है कि हमने सेंटेंस में किसके रोल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है, सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वर्ब के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीजों के जो चेंजेस होते हैं उन सबको हम वॉइसेस में पढ़ने वाले हैं। वॉइसेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और एक और होता है जो कि बोलते हैं मिडिल वॉइस, बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम उसके भी कुछ बेसिक्स आज सीख लेंगे। सो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। वॉइस विच इज ऑल्सो नोन एज डायथेसिस। डायथेसिस is a grammatical feature that describes relationship between verb subject, ठीक है। and more specifically voice describes how the verb is expressed in relation with the agent। agent कौन होता है? पहले तो agent is the doer of the verb। verb यानी कि क्रिया, जो काम हो रहा है, जो उसको कर रहा है, तो that is the agent। तो अब आगे आने वाले टाइम में मैं जब भी agent बोलूंगी verb का, तो यानी कि जब वो क्रिया जो भी कर रहा है तो वो है agent of the verb, ठीक है। तो जब हमने रिलेशनशिप बताना है वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, देन वी यूज वॉइसेस कि किस पे हमने ज्यादा स्ट्रेस डालना है, किस पे कम, उसको हम बोलेंगे वॉइसेस। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि वॉइसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी ही इज डूइंग समथिंग, और अगर मुझे किसी उस चीज के बारे में बात करनी है जो वो पर्सन कर रहा है, एजेंट के बारे में बात करनी है, तो मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहूंगी तो पहले मैं उसकी बात करूंगी, बाद में जो उसको कर रहा होगा उसकी बात करूंगी। तो आई विल इंटरचेंज थिंग्स, और इंटरचेंजिंग के साथ पे हमने जो सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ी थी कि पहले ये सब्जेक्ट होगा, फिर ये वर्ब आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट होगा, इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, टेंसेस चेंज हो जाएंगे, बीन, बीइंग, ईडी लग जाएगा, ईडी हट जाएगा। तो ये सब जो चीजें चेंजेस होंगे वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? सो there are two main types of voices. First one is active voice and the second one is passive voice. The other voice is middle voice that exists but very less commonly used. Understood? तो तीन टाइप की वॉइसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से मैं आपको तीन का एग्जाम्पल देने वाली हूँ। एक्टिव का देने वाली हूँ, शी रोट अ नॉवल, ठीक है। शी रोट अ नॉवल, तो उसने नॉवल लिखा। हम वर्ब को बीच में करें कि शी रोट अ नॉवल। नाउ नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, चीज को, द हाउस वाज परचेज बाय एन एल्डरली कपल, यानी कि अगर हमने एक नॉर्मली अगर हमने एक एक्टिव वॉइस में बात करनी है कि एल्डरली कपल ने वो घर खरीदा है, लेकिन अभी मुझे घर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मैं घर के बारे में क्या बात करूंगी, दैट हाउस वाज परचेज बाय एन एल्डरली कपल। तो मैंने चेंज कर दिया कि मुझे किस पे फोकस करना है, तो दैट द हाउस वाज परचेज बाय एन एल्डरली कपल। दिस इज द पैसिव वॉइस। अब द कैट लिक्ड इटसेल्फ, अपने आप को कैट ने लिक कर लिया, तो दैट इज द मिडिल वॉइस। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? द वर्ब इज in the active voice when the agent of the verb, that means the person or the thing that performs the specific action, जो वो क्रिया कर रहा है, is also the subject of the sentence। यानी कि हम पहले क्या करते थे एक नॉर्मल सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले जो बात हो रही है, जो पर्सन कर रहा है, फिर वर्ब, वो पार्ट होता था हमारा सब्जेक्ट का, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट करते थे, ठीक है। अब क्या होगा, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा चीज का, ठीक है। तो वर्ब भी सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जो कि नॉर्मल हमारे सेंटेंसेस रहते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
वॉइस विच इज यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश. हम रिटन इंग्लिश में भी स्पोकन इंग्लिश में भी मेनली इन्हीं चीजों का यूज करते हैं. लेकिन रिमेंबर, आपने जब मान लो आपने ऐसे राइटिंग करना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे लिखने आते हैं. अदर देन दैट आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कोई स्पेसिफिक चीज लिखनी है, ठीक है, लिखनी है, बोलनी है, और आपने उस चीजों को थोड़ा मोल्ड करना है. कई बार होता है हमें एग्जाम से अटेम्प्ट करते हुए कुछ नॉर्मल लिमिटेड कंटेंट है हमारे पास और हमने उसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मोल्ड करना है. तो वो जो मोल्ड होता है ना सेंटेंसेस का, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे चीजों को हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. Not all active voice verbs are required to take an object. Any object present, however, must come after the verb. Active voice में एक रूल रहेगा कि subject जिसमें verb already है, object उसके बाद ही आएगा, पहले नहीं आ सकता. पहले आ गया तो that is not active voice. तो active voice का एक ही रूल है कि subject में verb होगा और object जो होगा वो subject के बाद ही आएगा. Understood? जैसे कि the boy sang a song. एक लड़के ने गाना गाया. The boy sang a song. या फिर I am watching a movie. तो आप देखो a song, the movie क्या है, verb के बाद है ना यूज, तो that is क्या है, ये active voice है. जब भी हम object यानी कि a song या फिर different object a movie उसको हम verb के बाद यूज कर रहे हैं तो that is active voice. आप डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. इससे पहले भी हमने डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़े हैं. वी हैव स्टडीड डिफरेंट सेंटेंसेस. तो वी हैव स्टडीड के बाद डिफरेंट सेंटेंसेस जो हो गया वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो डिफरेंट सेंटेंसेस हैव बीन स्टडीड बाय अस. तो अब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ, सेंटेंसेस पे फोकस कर रही हूँ. लेकिन अभी मैंने ये पढ़ना है कि हम सब ने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं. तो बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं. वी हैव स्टडीड डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो हमेशा वर्ब के बाद आएगा. तो दैट वॉइस इज नोन एज एक्टिव वॉइस. अब आपको इसका बाइफर्केशन समझ में आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने एक्टिव वॉइस को. अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज है तो सिंपली आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो क्या है, एक एक्टिव वॉइस है. विवान सिंग्स वेल. और इसमें देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट हो ना हो बराबर है. अब उसने बोला विवान सिंग्स वेल, तो ऑब्वियसली सिंग कर रहा है तो सॉन्ग ही होगा. तो हमने उसको ओमिट कर दिया. ऑब्जेक्ट ओमिट करना हमने पहले भी देखा हुआ है. तो वी आर ओमिटिंग द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सो विवान सिंग्स वेल, ऑब्वियसली विवान सिंग्स अ सॉन्ग वेल. तो सिंग्स अ सॉन्ग वेल में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो अ सॉन्ग वेल क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंग्स के बाद आ रही है यानी कि वर्ब के बाद आ रही है. तो ये भी क्या है, एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है. Now talking about the definition and some examples of passive voice. ठीक है, इसके एग्जाम्पल पहले से डेफिनेशन देखते हैं. A sentence uses the passive voice when the subject is acted upon by the verb. Passive voice sentences are structurally opposite to active voice sentences with the object coming before the verb and verb before the agent of the action. यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस का एकदम ऑपोजिट हम पैसिव वॉइसेस में डिस्कस करते हैं. और वो एक्जैक्टली अभी हमने डिस्कस किया ही है कि जब हमने ऑब्जेक्ट पे ज्यादा डालना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट विल बी देयर. सो अब ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है तो पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, जैसे हमने नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़े हैं. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइसेस. तो a passive voice is used in the past participle form only preceded by auxiliary verb that is be आ जाएगा, and the preposition that is by inserted before the agent of the prepositional phrase. ये काफी ज्यादा इन्होंने सिंटेक्स बता रखा है कि be ऐड हो जाएगा, उसके बाद past participle यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो, and the prepositional phrase यूज हो जाएगा. एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं. सिंपली एक एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे. एक्टिव वॉइस है Angie will perform a famous piano piece tomorrow night. एक गर्ल है, वो एक बहुत ही फेमस पियानो पीस प्ले करने वाली है इस पर्टिकुलर टाइम पर. ठीक है, अब वो क्या करने वाली है, नॉर्मल इसको इसे सिंप्लीफिकेशन में ले लीजिए. एक लड़की कुछ करने वाली है. तो नॉर्मली एक लड़की कुछ करने वाली है में क्या हो रहा है कि वर्ब हम ऑलरेडी यूज करें, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड देन ऑब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग. अब हमने क्या करना है, चीजों को इंटरचेंज करना है. बीच में क्या डाल देना है, बी डाल देना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देना है. ठीक है, तो क्या होएगा, अ फेमस पियानो पीस विल बी परफॉर्म्ड, ईडी पास्ट पार्टिसिपल आ गया, बाय कौन कर रहा है, बाय एनजी टुमारो नाइट. टाइम जो होएगा वो बाद में ही रहेगा. सो द करेक्ट वन विल बी
A famous piano piece will be performed by Angie tomorrow night. ये हो गया इसकी passive voice conversion. Now talking about the different example, thousands of people have already read his new book. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसकी नई किताब पढ़ ली है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था. अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं? थाउजेंड ऑफ पीपल ने क्या किया है. ठीक है, अब मैं फोकस कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये कर लिया है. तो आई एम सेइंग थाउजेंड ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी रेड हिज न्यू बुक. अब नेक्स्ट पैसिव वॉइस में मैं क्या करूंगी? पैसिव वॉइस में मुझे इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से क्या बोलना है कि वो जो किताब है ना वो बहुत लोगों के द्वारा पढ़ी जा चुकी है. अंडरस्टूड? तो के द्वारा बाय. सो हिज न्यू बुक हैज ऑलरेडी बीन. अब क्या होता है जब नॉर्मल आपका विल परफॉर्म है तो उसको चेंज हो जाएगा बी में, और अगर पास्ट फॉर्म है तो वो बीन हो जाएगा. सो his new book has already been read by thousands of people. उसकी नई किताब बहुत सारे लोगों के द्वारा ऑलरेडी पढ़ी जा चुकी है. So this is the passive voice conversion of the active voice. ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में अगर हम वर्ब इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हमने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है एक सेंटेंस में, नॉर्मल जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस. और अगर हमने लास्ट वाली बात पहले बोलनी है उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालना है, तो हम उसको जब चेंज करेंगे तो उसके कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएंगे, टेंसेस में चेंजेस आ जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस. Now, when converting a sentence from active to passive, the original objects become the new subject. अब सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना नए सेंटेंस का भी, तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था जो हम एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे थे वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. अब नया सेंटेंस बन रहा है, शुरू में जो बात हो रही है उसको हम नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बोल देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. एंड at the same time the agent changes into object of the prepositional phrase. यानी कि जो भी बात हो रही है तो जो हमारा रहेगा एजेंट, यानी कि जो वो काम कर रहा है, जो पहले हमारा सब्जेक्ट था वो अब पोजीशन की वजह से क्या बन जाएगा? वो अब बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. Unlike active passive voice sentences do not require agents. As such हमें बहुत ज्यादा जो कौन वो काम कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं होती. ऑब्वियसली क्योंकि हम वर्ब पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, जो ऑब्जेक्ट है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो हमें एज सच ज्यादा इलेबोरेशन की जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ लाइट बल्ब वॉज पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन इन 1880. अब नॉर्मल हमने बात करनी है लाइट बल्ब के बारे में, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको रख रहे हैं? लाइट बल्ब को. तो हम उसकी पूरी डिटेल्स देंगे कि ये लाइट बल्ब जो था वो पेटेंट किया गया थॉमस एडिसन के द्वारा किसमें? 1880 में. तो एजेंट क्या है? एजेंट हमने कौन करा? कौन किसने पेटेंट किया था? थॉमस एडिसन ने पेटेंट किया था. ठीक है. नाउ वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द लाइट बल्ब वाज पेटेंटेड इन 1880. तो उसका भी चेंज हो सकता है पैसिव वॉइसेस में. द वे, जैसे कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि एजेंट है कौन. हम क्यों करेंगे उसको जब हमने फोकस ही किस पे करना है? लाइट बल्ब पे करना है, इसलिए नहीं जरूरत. लेकिन अगर हमने करना है कि थॉमस नहीं किया है तो हम उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेडिंग वेन्यू वॉज बीइंग डिसाइडेड ऑन बाय द ब्राइड एंड द ग्रूम. तो कौन कर रहा था वो डिसाइड? वो एज सच हमने विद एजेंट डिस्कस कर लिया. अगर उसके अलावा भी हम डिस्कस करें कि द वेडिंग वेन्यू हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस डिसाइडेड, तो क्या हो रहा है? विदाउट एजेंट होगा. नाउ वी आर नाउ डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट विच इज वेरी रेयरली यूज. लेकिन फिर भी आपके सामने कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर सके एटलीस्ट कि वो मिडिल वॉइस है. तो हम एक बार डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल से गो थ्रू हो लेते हैं. द टर्म मिडिल वॉइस डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ वॉइस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ sort of both between the active voices and the passive voices. The middle voice is not clearly defined in the English language, as such defined नहीं है, लेकिन फिर भी it does not have any verb form specific to it. कोई proper rule नहीं है इसका. But mostly क्या होता है middle voice sentences में agent जो होता है वो verb के action की तरह itself में काम करता है. और अगर हमने compensate करना है, compensate यानी कि कमी पूरी करनी है किसकी? middle voice verb form की, तो कौन कौन से verbs यूज होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे कि सेल्फ वाला. ठीक है, तो उसने अपने आप कुछ कर लिया या फिर इतने कर लिया, तो अपने आप वाली जो चीज होती है ना सेल्फ वाली, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिडिल वॉइसेस. तो माय गर्लफ्रेंड ऑलवेज चेक्स हरसेल्फ इन द मिरर वेयर वी गो आउट, या फिर द डॉग बिट इटसेल्फ ऑन द ट्रेल. तो यहाँ जिन भी सेंटेंसेस में बीच में जैसे हमने ये बोलना है कि उसने खुद ही ये कर लिया, उसने अपने आप को ये कर लिया, तब उस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे मिडिल वॉइस सेंटेंसेस. Middle voice sentences can also be used to describe intransitive verbs. Go to the lecture of verbs and then revise what are intransitive verbs.
these verbs syntactically क्या मतलब होता है, syntax के according, syntax यानी कि rules के according, sentence formation के rules के according they appear as active. क्यों? क्योंकि उनमें पहले agent की बात की होती है, फिर verb specify किया होता है, but इनका जो function होता है वो ज्यादा होता है passive voice की तरह. क्या कि object पे ज्यादा focus करना है और subject पे कम करना है. In other words, the agent is being acted upon despite its position in the front of the verb. For example, the lasagna is cooked in the oven for several hours. अब हमने verb है, the verb cook is acting upon the agent lasagna. कौन क्या cook हो रहा है? Lasagna cook हो रहा है. The lasagna is cooked in the oven of for several hours. तो we are discussing कि क्या discuss हो रही है? Lasagna agent बन जाएगा उसका. Next, the bicycle broke without warning. The verb break is acting upon the agent bicycle. So now I hope आपको basic इनके meaning समझ में आ गए होंगे कि active voices क्या होंगी, passive voices क्या होंगी and middle voices क्या होंगी. Now we are going to discuss this in deeply कि active voices कहाँ कहाँ use की जाती है, passive voices कहाँ कहाँ use की जाती है. So let us study with the examples first. My friend bought a new car. My friend bought a new car. So मेरे फ्रेंड ने क्या एक्शन किया, वर्ब किया कि वो एक नई कार लाया. तो मुझे जब एक्टिव वॉइसेस में बोलना है तो मैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट रखने वाली हूँ. एंड जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं कि शी एंजॉयज वॉचिंग मूवी, या फिर बारने इज टॉकिंग टू हिज सिस्टर. अब इन सब में देख सकते हो ऑब्जेक्ट हम मेंशन कर रहे हैं. आगे हम वो भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है नहीं, बट इट इज हिडन इन इटसेल्फ. ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस होंगे, इट मस्ट डायरेक्टली कम आफ्टर द वर्ब. जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग सम टी, या फिर द बॉय हिड हिज रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, या फिर डॉक्टर जॉनसन विल स्पीक एट द कन्वेंशन, यानी कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं. नाउ when should we use the active voices? Next question is when should we use the active voices? Typically active voices is preferable to the passive voice. ठीक है, क्यों प्रेफर ज्यादा किया जाता है एक्टिव वॉइसेस? एज इट रिक्वायर्स फ्यूअर वर्ड्स, एक्सप्रेसेस क्लियरर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब एंड इट्स एजेंट, कि कौन कर रहा है तो ज्यादा क्लियर हो जाता है. द एक्टिव वॉइस इज जनरली थॉट एज द डिफॉल्ट वॉइस इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश. बेसिकली नॉर्मल हमने इंग्लिश में बात करनी है कि हमें कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना है, तब हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, एक्टिव वॉइसेस का यूज करते हैं, चाहे उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन हो या ना हो. कैसे? When there is no direct object, because passive voices sentence require direct objects. क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हम पहले क्या लेके आएंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो what will we bring further as an subject? So that man has painted for more than 40 years, या फिर we departed immediately after the grand finale, और the kids chatted for several minutes. मैं एक आदमी ने अपना घर जो है वो 40 साल से ज्यादा तक पेंट किया है. उसके अलावा हम ग्रैंड फिनाले खत्म होते ही निकल लिए थे. निकल डिपार्टेड का मतलब होता है वो जगह हमने छोड़ दी थी, वहां से आ गए थे. द किड्स चैटेड फॉर सेवरल मिनट्स, बच्चों ने काफी देर तक बात की. सो इन दीज सेंटेंसेस वी कैन नॉट पुट द पैसिव वॉइस. कैसे पुट करेंगे, क्योंकि वर्ब से आते एंड हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. इसलिए जब हमने ऑब्जेक्ट एज सच नहीं होता तब हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट नहीं कर सकते. यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना होता है तो वी यूज ओनली एक्टिव वॉइस. नाउ एजेंट क्यों जरूरी होता है, एजेंट कब कब जरूरी होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. अब एक्टिव वॉइस इज कॉमनली यूज्ड टू एम्फसाइज. एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. सो एक्टिव वॉइस इज commonly used to emphasize the importance of an agent by the sentence. By using the active voice, we can highlight an agent's responsibility or involvement with a particular action. The examples below demonstrate differences between important agent and unimportant agent. यानी कि important agent यानी कि जब important है तो obviously हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और वो होगा एक्टिव वॉइस. अनइम्पॉर्टेंट होगा, ज्यादा हमने किसी और चीज पे फोकस करना है तो दूसरी वाली चीज अपने आप ही थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो गई तो वी विल डिस्कस इट इन पैसिव वॉइस, कि उसको हम यूज करेंगे पैसिव वॉइसेस में. द एम्प्लॉयज ड्रिंक लॉट्स ऑफ कॉफी बिफोर वर्क एवरी डे. जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले बहुत सारी कॉफी पीते हैं. तो वी आर मेंशनिंग की एक्टिव वॉइस में कि हम डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज और ड्रिंकिंग कॉफी में एक रिलेशन बता रहे हैं. और इसी चीज को अगर हमने पैसिव वॉइस में डिस्कस करना है तो लॉट्स ऑफ कॉफी इज ड्रंक बाय द एम्प्लॉयज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्क. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एवरी डे.
ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल, सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी मोर देन 300 इयर्स अगो। तो हम इसमें क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में कि इस पर्सन ने डिस्कवर की थी ग्रेविटी 300 साल से भी पहले। और उसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होगा, ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड। अगर हम नॉर्मल आइजैक न्यूटन की कोई बायोग्राफी बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बोल देंगे। यही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम कोई थ्योरी बता रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोल देंगे। सो ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन मोर देन 300 ईयर अगो। तो हम इस पे क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिर सारी बात कर रहे हैं। नाउ when the agent is known or relevant, जब एजेंट हमें पता है कि कौन है और रेलेवेंट भी है, तब हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं, you should always use the active voice of an agent if identifiable or contains information that is relevant to the rest of the sentence। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sean stole a menu from the restaurant। स्पीकर को पता है कि शॉन कौन है, तो हम वो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि Sean stole a menu from the restaurant। ठीक है, अब यही है जैसे कि The veterinarian found the abandoned puppy on the road। तो उसको पता है कि किसने वो abandoned puppy ढूंढ लिया, तो he knows about the object। Dr. Lee opened the hospital in 1989। तो उसको पता है कि हॉस्पिटल किसने खोला था, डॉक्टर ली ने खोला था। तो he the person is known about the doer of the, यानी कि एजेंट के बारे में पता है। On the other hand, ऐसा भी हो सकता है कि हमें एजेंट पता ही ना हो, अननोन हो कोई पर्सन। तो a menu was stolen from the restaurant, हम नॉर्मल ऐसे बोल रहे हैं कि किसी ने कर लिया। एजेंट हमें नहीं पता वो था कौन एक्चुअली, हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने किस चीज पे स्पेसिफाई करना है, फिर हमने ये करना है कि काम क्या हुआ है। तो द मेन्यू वाज स्टोलन फ्रॉम द रेस्टोरेंट, या फिर अबैंडन्ड पपी। अबैंडन्ड का मतलब होता है किसी ने छोड़ दिया हो किसी चीज को। ठीक है, कोई चीज एकदम खाली पड़ी होती है, उसको बोलते हैं अबैंडन्ड। ABANDONED। अबैंडन्ड पपी वाज फाउंड बाय द रोड, या फिर द हॉस्पिटल वाज ओपन इन 1989। तो जब अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अथॉरिटेटिव टोन। अथॉरिटेटिव टोन क्या होती है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है जब किसी के पास कोई पावर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। सो एक्टिव वॉइस का नेक्स्ट यूजेज क्या है कि जब हमें अथॉरिटेटिव टोन में बात करनी हो कि इसने ये काम करना है, तो वो क्या होगा, अथॉरिटेटिव टोन में भी हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव वॉइसेस का यूज करेंगे। जैसे कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, मतलब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रूल बता रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइसेस का यूज करेंगे। जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे इज रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे इज रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट, पैसिव वॉइस होगी। अब हमने बात क्या करनी है, दिस थिंग इज रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल रूल है, लेकिन अगर हमने इसको एक्टिव वॉइस में बोलना है तो डेंटिस्ट रिकमेंड्स दैट यू शुड ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, या फिर डेंटिस्ट रिकमेंड ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इज गुड। तो इसमें हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, अथॉरिटी कर रहे हैं। और ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे रहे हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क बता देती हूँ। जो ऊपर वाला पर्सन होता है वो सामने वाले को, जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी को तुम पावर समझो, तो जिसके पास पावर होती है वो किसी को कुछ कह रहा है कि आपने ये करना है, तो वो किसी को कुछ कह रहा है कि आपने ये करना है, तो ये नॉर्मल एक सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। यही हम क्या बात करें कि उसको उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तब हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो यूज किस में होगा, वो यूज होगा पैसिव वॉइसेस में। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डेंटिस्ट के अलावा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑल ऑफ योर ब्रोकली मस्ट बी ईटन बाय यू बिफोर द डेजर्ट इज सर्व्ड। जब तक मीठा सर्व होता है तो उससे पहले पहले तुम्हारी ब्रोकली जो है वो सर्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि पैसिव वॉइस में कि क्या काम हो जाना चाहिए, पहले वो स्पेसिफाई कर रहा है, किस चीज से पहले हो जाना चाहिए वो बाद में बात हो रही है। तो ऑल ऑफ योर ब्रोकली मस्ट बी ईटन बिफोर बाय यू बिफोर द डेजर्ट इज सर्व्ड। अब हमने किस चीज पे फोकस करना है, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करना है। वो किसी को कुछ कह रही है तो वो डायरेक्ट बात करेगी, अथॉरिटी वाली पावर वाली जो है वो सीधा दे रही है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यू मस्ट ईट ऑल योर ब्रोकली बिफोर द डेजर्ट इज सर्व। तुम्हें अपनी सारी ब्रोकली खत्म कर लेनी है जब तक डेजर्ट तुम्हें सर्व होता है। सो दिस इज द हाउ वी आर यूजिंग कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में कि जो रूल जो है वो पावरफुल पर्सन किसी को बता रहा है, वो चीज होगी एक्टिव वॉइस। और उस पर्सन को, जो एम्प्लॉय है या फिर कोई भी पर्सन है, उसको जो भी चीज मिली है उससे, वो उसको किस सेंटेंस में बोलेगा, वो उसको बोलेगा पैसिव वॉइस में हमेशा।
And now let us discuss in detail about the passive voices. जैसे हमने अभी active voices का पढ़ा, अब हम passive voices के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So the passive voice is the type of grammatical voice in which the subject is acted upon by the verb. यानी कि subject क्या है, वो act हो रहा है verb के द्वारा. In passive voices sentences the subject is the receiver of the action. उसको वो action मिल रहा है. What is the would be the direct object of the active voice sentence? एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस था कि द कॉन्सर्ट वॉज अटेंडेड बाय मेनी यंग पीपल. अब हमने ये स्पेसिफाई करना है कि मेनी यंग पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट. नेक्स्ट, द नेकलेस इज बीइंग मेड बाय अ चाइल्ड. अब नॉर्मल अगर मैं चाइल्ड के बारे में बात कर रही हूँ, चाइल्ड क्या कर रहा है, नेकलेस बना रहा है. और अगर मुझे नेकलेस के बारे में बात करनी है, सब्जेक्ट नेकलेस रिसीव्स द एक्शन दैट इज इट इज बीइंग मेड, तो हम क्या उसको कन्वर्ट कर देंगे दैट द नेकलेस इज बीइंग मेड बाय द चाइल्ड. एक्टिव वॉइस वर्ब्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब. बी या बीन, इनकी जो है वो चेंज हो जाएगी बी, बीन, बीइंग में, लेकिन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब ऐड हो जाएगा. क्या होगा, वो बी ऐड हो जाएगा जब भी हम पैसिव वॉइसेस का यूज कर रहे होंगे. और आप नोट करना, पैसिव वॉइसेस के जो सेंटेंस है उसमें दो तीन चीजें ऐड हो जाती हैं, वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग बनता है. जैसे कि एक नॉर्मल सेंटेंस है कि जेनिटर टर्न ऑफ द लाइट्स. ठीक है, जेनिटर ने क्या किया, लाइट्स टर्न ऑफ कर दी. लेकिन अब मुझे बात करनी है कि कोई उससे पूछता है कि हु हैज टर्न्ड ऑफ द लाइट्स, तो जेनिटर हैज टर्न्ड ऑफ द लाइट्स. लेकिन कोई उसको हमने दूसरे वे में बोलना है, सो द लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ बाय जेनिटर. या फिर स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम्स विल बी टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑन फ्राइडे. अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, एग्जाम्स टेकन आप देख रहे होंगे तो एग्जाम्स टेक, देयर टू वर्ड्स होते हैं, एग्जाम टेक एंड एग्जाम गिव. ठीक है, तो नॉर्मल अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मैंने एग्जाम दिया, तो दिया मतलब गिव. तो अगर आप उसको सेम चीज को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो यू से आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम, बट दिस इज रॉन्ग. क्या होता है, इंग्लिश में चेंज हो जाता है गिव और टेक का. हिंदी में अगर आपने एग्जाम दिया, स्टूडेंट गिव द एग्जाम टू टीचर, तो ये गलत है. Students always take the exams and teachers always give the exams. यानी कि बच्चे एग्जाम को टेक करेंगे when we are using it in English and teachers will give it the exam. ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर के दिमाग से सोच लीजिएगा अगर आपको याद रखना है ये वाली चीज, कि एक तो ऑपोजिट हो जाएगी ये चीज. अगर आपने वैसे देखना है तो टीचर जो होगा वो बच्चे को क्वेश्चन पेपर देगा ना, तो वो गिव कर रहा है, और बच्चा जो है वो क्वेश्चन पेपर ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, टेक कर रहा है. तो whenever you are speaking in English कि students are giving the exam, so this is very much wrong. The students are always taking the exams and teachers give the exam. Understood? So final exams will be taken by students on Friday. Now next sentence is letters to Santa are sent by children every year. Letters to Santa are sent by children every year. Now converting the active into passive voices. ये काफी बच्चों का जो है वो एग्जाम में भी आता है कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में. सो लेट अस नो हाउ टू कन्वर्ट. हमने बस क्या चेंजेस करने हैं, पहली वाली चीज को बाद में डाल देना है, बाद वाली चीज को पहले कर देना है, उनको इंटरचेंज कर देना है, बीच में ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा देना है, और टेंसेस का ध्यान रखना है कि ईडी वगैरह ऐड हो जाता है. ठीक है, बेसिक यही है. नाउ A high school track and field star won the race. Active voice. अब इसी चीज को मैंने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो बाद वाली जो चीज है, रिमेंबर द रेस आगे लगा दिया. उसके बाद वॉन का क्या हो जाएगा, वॉज वॉन. नाउ बाय एक ऐड हो जाएगा, किसने किया, उसमें हम ऐड कर देंगे बाय, और फिर वापस से हम क्या उठा लेंगे, सब्जेक्ट, सब हाई स्कूल ट्रैक एंड फील्ड स्टार. सिंपल. हमने क्या किया, बाद वाली चीज को डाल दिया, उसके बाद हमने वर्ब डाल दिया, वर्ब से हमने पोजीशन चेंज कर दी कि अगर वो सिंपल वॉन है तो वॉज वॉन, और अगर कोई और टेंस है तो हम बी की फॉर्म्स लगा देंगे उसके साथ और ईडी लगा देंगे, तो वी कैन चेंज इट. सो द रेस वाज won by a high school track in the field star. या फिर नेक्स्ट है local businesses are handing out pamphlets near the mall. ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, और अपने आपने इसको चेंज करना है तो क्या बोलोगे, पैम्पलेट्स. पहले क्या आ जाएगा, नियर द मॉल जो है ना वो अपनी पोजीशन पर रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे. कभी भी जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होगी, उसको हम कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन है जिसको कोई ज्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह गिवन है, we will not change its position when we are converting it from active to passive. We will just focus on verbs, object, subject. ठीक है, तो अभी हमने क्या चेंज कर लिया,
ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे पैम्फलेट्स, उसके बाद आर हैंडलिंग आउट, आर हैंडलिंग आउट को आप चेंज करोगे तो बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लग जाएगी, बीइंग हैंडेड आउट, बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगने के बाद वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे हमने पढ़ा था तो ईडी लग जाएगा, हैंडेड आउट बाय, बाय लगना है क्योंकि कौन वो काम कर रहा है तो हमेशा बाय लग जाएगा, बी और बाय ऐड होता है और टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, और चीजें इंटरचेंज हो जाती है। बाय लोकल बिजनेसेस नियर द मॉल, पैसिव में चेंज करके पैम्फलेट्स आर बीइंग हैंडेड आउट बाय द लोकल बिजनेसेस नियर द मॉल। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको हम करेंगे द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो is being played by kids outside, क्या is being played, is being played मतलब what is being played by the kid। इसलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं अगर उसमें एक्टिव वॉइस में अगर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती है। नाउ वी विल डिस्कस कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, उसमें क्या करते हैं ऑब्वियसली हम उसको ऑपोजिट कर देंगे। अब जैसे पैसिव वॉइस है दिस ब्लैंकेट वॉज निटेड बाय माई ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर को पहले ले आएंगे, वॉज निटेड का वॉज हटा देंगे, सिर्फ निटेड रख लेंगे और जो पहले वो चीज है उसको बाद में लिख देंगे, माई ग्रैंड मदर निटेड दिस ब्लैंकेट। नेक्स्ट इज द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय अ बियर, निटेड का मतलब होता है बुनना और चेज का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, तो एक डियर चेज हो रहा था किसके द्वारा, बियर के द्वारा, भालू के द्वारा, एक हिरण चेज हो रहा था एक भालू के द्वारा, ठीक है, तो ये हम क्या है पैसिव टेंस, इसको हमने एक्टिव में बदलना है, तो हम भालू को पहले ले आएंगे, डियर को बाद में ले जाएंगे, बीच में चेज कर देंगे, सिंपल। अ बियर वॉज चेजिंग द, बीइंग आ गया ना तो कॉन्टिन्यूअस टेंस से आप नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस में ले आओगे उसको, अ बियर वॉज चेजिंग द डियर, ठीक है, और अगर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में एजेंट नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जांपल देख लो, जैसे कि अब हम नॉर्मल बात करें कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर मोर देन दिस मच इयर्स अगो, तो क्या कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट पिरामिड ऑफ कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए जिस भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस सेंटेंस में एजेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं तो दो सेंटेंसेस विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सेंटेंसेस। Now let us discuss the importance and the usage of passive voice sentences कि किस किस जगह पर passive voice sentences का हमें यूज करना होता है। So the passive voice sentences are comparatively less commonly used from active voice sentences and they often lack clarity, थोड़ा ना complexity बढ़ जाती है। However there are several cases जहाँ पर preferable भी होते हैं और necessary भी होते हैं। तो क्या क्या वो circumstances हैं हम वो देखते हैं पहले। नंबर वन इज व्हेन द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, जब हमने ये बताना है कि जो पर्सन बाद में है ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम पहले उसको स्पेसिफाई करेंगे, बाद में जो पूरी बात हो रही है उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया जहां हमने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज करना है। एग्जांपल देख लीजिए कि हमने नॉर्मली ये बताना है कि जो साइंस टीचर है ना इस साल डांस कॉम्पिटिशन हेल्प कर रही है, लेकिन अभी हमने डांस कंपटीशन के बारे में बात करना है, स्पेसिफाई हमने उसके बारे में करना है, तो हम सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, द डांस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस टीचर्स दिस ईयर, और उसका देखो एक्टिव वॉइस क्या रहेगा साइंस टीचर, अगर हमने साइंस टीचर पे स्पेसिफाई करना है तो हम उसका एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, अगर हमने वो जो काम कर रही है ऑब्जेक्ट पे ज्यादा स्पेसिफाई करना है तो हम क्या यूज करेंगे पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, She is always being praised by her parents, अगर हमने एक गर्ल के बारे में बात करनी है, एक चाइल्ड के बारे में बात करनी है कि वो हमेशा तारीफ करी जाती है उसकी उसके पेरेंट्स के द्वारा, और यही उसके पेरेंट्स को ज्यादा हमने स्पेसिफाई करना है तो हर पेरेंट्स आर ऑलवेज प्लेजिंग हर, तो अब यहाँ देख लीजिए शी को हमने क्या कर दिया हर में चेंज कर दिया, तो इस तरह से चीजें चेंज हो जाती है पोजीशन के अकॉर्डिंग, so pronoun will be changed to her. Now next circumstance when we have to use passive sentences, जब एजेंट हमें पता ही नहीं है, इररिलेवेंट है और इम्प्लाइड है कि यही होगा, तो हम उस पर ज्यादा फोकस क्यों करें, और ज्यादा फोकस नहीं करना तो हम क्या यूज करेंगे उसका पैसिव वॉइस यूज करेंगे। Occasionally the agent of an action may be unknown or irrelevant to the rest of the sentence, or it may already be heavily implied through the action or receive the action, मतलब कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड है या फिर कॉमन सेंस की बात है कि वही होगा, तो उसमें भी हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एक्टिव वॉइसेस में, उसमें हम क्या करते हैं पैसिव वॉइसेस का यूज करते हैं। कैसे, माय मिसिंग वॉलेट वाज रिटर्न टू द लॉस्ट एंड फाउंड, अब अननोन एजेंट कौन है, पता नहीं किसने वो रिटर्न किया था,
तो क्या करेंगे, हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि माई मिसिंग वॉलेट वॉज रिटर्न टू द लॉस्ट एंड फाउंड। अब इसका एक्टिव वॉइस देखो, उसका सेंस ही नहीं बनेगी, लॉस्ट एंड फाउंड रिसीव्ड माई एक्टिव, कोई सेंस नहीं बन रही। तो माई मिसिंग वॉलेट हमने ऑब्जेक्ट पे ज्यादा स्पेसिफाई करना है कि मेरा जो है वो मिल गया है। सो माई मिसिंग वॉलेट वॉज रिटर्न टू द लॉस्ट एंड फाउंड। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेदिंग सूट्स आर यूजुअली सोल्ड इन द समर मंथ्स। बेदिंग सूट्स के बारे में बात हो रही है कि ज्यादातर वो गर्मियों में बिकते हैं। तो इम्प्लाई हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्वियसली स्टोर्स ही बेचते होंगे, तो हमें वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट पे ज्यादा स्पेसिफाई हमने करना है, जिस चीज को जो एजेंट्स है वो बेच रहे हैं उस पर ज्यादा स्पेसिफाई करना है, तो वो दैट वुड बी इन ऑल पैसिव सेंटेंस ओनली। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन व्हेन वी हैव टू यूज द पैसिव सेंटेंसेस। अभी हमने एक्टिव के यूजेज में पढ़ा था कि अथॉरिटेटिव वाले में, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में, यानी कि ऑपोजिट, जिस पर्सन को वो काम मिल रहा है उसको अपने कोई काम बताना है, तो वो किस सेंटेंस का यूज करेगा, पैसिव वॉइस का यूज करेगा। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है उसको, उसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे किसी सेंटेंस में, उसमें हम पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखो, अनएक्सपीरियंस माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स मतलब कि जो पहाड़ चढ़ते हैं, अनएक्सपीरियंस मतलब जिनको एक्सपीरियंस ना हो, तो इनएक्सपीरियंस माउंटेनियर्स शुड नॉट अटेम्प्ट माउंट एवरेस्ट। तो अभी हमने किसके बारे में स्पेसिफाई करना है कि इन माउंटेनियर्स को ज्यादातर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, इतने रिस्की माउंट एवरेस्ट पर नहीं जाना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अनएक्सपीरियंस माउंटेनियर, सो वी विल यूज द passive voice. Now the next condition is when expressing a professional, neutral and an objective tone. देखो बहुत सारी फॉर्म्स होती है राइटिंग की, जैसे कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स होगी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगे, जहां पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। मैक्सिमम कब, जब हमें ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करना है। आइल्स की राइटिंग में हो गया, या फिर डिफरेंट प्रोफेशनल राइटिंग्स में जब हमें पर्टिकुलर पीस ऑफ रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं, जिसमें हमने जिस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस करना होता है, तब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइसेस का यूज करते हैं। मान लो आप कोई रिसर्च पेपर कर रहे हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप नॉर्मली तो करोगे इसने ये रिसर्च की, उसने वो रिसर्च की और फिर मुझे ये रिजल्ट मिला। लेकिन अब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ है, तो आप ज्यादा फोकस किस पे करोगे अपने सेंटेंसेस बनाते हुए, उस ऑब्जेक्टिव पे करेंगे ना। तो उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करेंगे सेंटेंस में, और फिर वो जिसने भी किया, जो भी काम कर रहा है, फिर उसको करेंगे। तो इन ऑल वो क्या हो गया, वो पैसिव में चेंज हो गया। एग्जांपल के साथ देखते हैं कि द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ओवर द कोर्स ऑफ 2 वीक्स। द एक्सपेरिमेंट वाज कन्वर्टेड ओवर द कोर्स ऑफ 2 वीक। तो हम किसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये काम 2 हफ्ते में हुआ। Once part A has been inserted into part B, tighten the screws with the screwdriver. Adverse reactions to the medication should be assessed and treated by a मेडिकल प्रोफेशनल। तो अब देखो, नॉर्मल अगर बात की जाए, 2 हफ्ते में ये काम हुआ, उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर आपने कब सेटल करना है, या फिर मेडिकल प्रोफेशनल से ये काम करवाया जाना चाहिए, हमने ये स्पेसिफाई नहीं करना। हमने ये स्पेसिफाई करना है कि काम क्या हो रहा है, कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पार्ट 1 ए को पार्ट बी में आपने डालना है। उसके अलावा एडवर्स रिएक्शन मेडिकेशन का हो सकता है, तो उसको पहले से चेक किया जाना चाहिए। हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा स्पेसिफाई करना है, या फिर न्यूट्रल रहना है, या फिर प्रोफेशनल एक्ट करना है, तब हम किसका यूज करेंगे, पैसिव वॉइसेस का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट अस गो ऑन विद द क्विज। तो हम कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लगता है उसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर थ्योरी पर ध्यान दिया है, उसको कैसे कैसे हमने स्पेसिफाई किया है ऑब्जेक्टिव रूल्स पर, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस विच वर्ड इज द एजेंट ऑफ द वर्ब। एजेंट ऑफ द वर्ब की डेफिनेशन पर जाइए। So Damien built a bookshelf with his own 2 hands. तो इनमें से आपको चूज करना है ए से डी के बीच में कि एजेंट ऑफ द वर्ब कौन है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि which of the following active voice sentences does not contain a direct object। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से वाले में नहीं है। She reads a chapter from her book before bed every month. Okay. Mom already made plans for the weekend. Okay. The tornado मतलब तूफान, the tornado caused severe damage to the neighborhood। या फिर tomorrow night I will be dining with my friends। So these are the, आपने चूज करना है इनमें से ऑब्जेक्ट कौन से वाले में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज, in which of the following cases should you always use active voices। So ए है एजेंट अननोन या रेलेवेंट हो, या फिर एजेंट ऑनगोइंग टॉपिक पे बात कर रहा हो, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। दोनों ए या बी सही है, या बी और सी सही है, या फिर
सभी जो हमारे हैं कंडीशंस वो एकदम ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following sentences uses active voice? The town was founded over 400 years ago. Okay. The father surprised his children by bringing home a kitten. Okay. Her car has been missing since last week. या फिर I will be visited by my grandfather tomorrow. Very easy. आपको सेंटेंस से आराम से पता लग जाएगा कि कौन सा है। नाउ द एक्टिविटी जो हम किसकी करने वाले हैं, अब पैसिव वॉइस की एक्टिविटी क्विज करने वाले हैं, तो वो करते हैं अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस व्हिच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि वो एक्शन कर कौन रहा है। क्वेश्चन इज द लार्ज मॉन्यूमेंट वाज इरेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन क्रू लास्ट स्प्रिंग। तो इनमें से जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, आपको ये देखना है। लार्ज मॉन्यूमेंट है, इरेक्टेड है, बाय द कंस्ट्रक्शन क्रू है, या फिर लास्ट स्प्रिंग है। तो आप अपने लेक्चर में जाइए, आप देखिए कि रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन होता है and then specify कि इन चारों में से कौन है। It's very easy. Now, which of the following passive voice sentences does not contain an agent of the verb? इनमें से agent of the verb किस सेंटेंस में नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको agent of the verb की definition पता होनी चाहिए। So, the work, homework, assignment was completed last Thursday. या फिर Frank was struck by lightning. Her poem will be read aloud by her teacher. या फिर This desk was assembled by my aunt. तो इनमें से आपको बताना है कि क्या नहीं है इन सेंटेंसेस में, एजेंट ऑफ द वर्ब नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which choice correctly converts the following active voice sentences into passive voice sentences? You should congratulate your sister on her academic achievement. इनमें से कौन सा जो है वो सही इसकी कन्वर्जन है एक्टिव की पैसिव में। You should congratulate your sister on her academic achievement. उसको आपने चेंज करना है, your sister should be congratulated on her academic achievement. Your sister should be congratulated on her academic achievement. या फिर your sister should congratulate on her, या फिर your sister on her academic achievement should be congratulated. आपने इनमें से चूज करना है। वेरी इजी, एकदम क्लियर आंसर है इसका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू यूज पैसिव वॉइसेस। आपको पैसिव वॉइसेस के अभी रूल्स हमने देखे थे, तो इनमें से कौन से रूल्स उसके थे। व्हेन सॉफ्टनिंग द अथॉरिटेटिव टोन, या फिर व्हेन द एजेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन द एक्सप्रेसिंग अ न्यूट्रल और प्रोफेशनल टोन, या फिर ए या बी सही है, ए और सी सही है, या फिर सब सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज which of the following sentences uses the passive voices, यानी कि इनमें से कौन सा passive voice में ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखा है। You can get to Vietnam from Salzburg by train, या फिर the elementary school is by the park, या फिर I learned Korean by watching dramas, या फिर this scarf was crochet by my friend. So there is a clear answer to it. I hope this video was helpful for you and you have understood the basics of active voices and passive voices. Thank you and happy learning.